मातृभाषा प्राइमरी, विदेशी भाषा द्वितीयक यानी पहली मातृभाषा फिर विदेशी भाषा। 10+2 फॉर्मेट खत्म हो गया। एचआरडी मंत्रालय खत्म, इसके स्थान पर अब होगा शिक्षा मंत्रालय। साइंस का छात्र कर सकता है इतिहास की पढ़ाई, जबकि कॉमर्स का छात्र कर सकता है विज्ञान की पढ़ाई, अर्थात स्ट्रीम सिस्टम भी खत्म। दोस्तों, आप देख रहे हैं परीक्षागढ़ और मैं दिवाकर चौधरी आपके सामने उपस्थित हूं नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न आपके मन में ना छूट जाए। दोस्तों, इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बराबर में ही आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं पॉइंट वाइज शिक्षा नीति के बारे में। नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को प्रेस वार्ता करके इसकी जानकारी दी है। इससे पहले 1986 में, जी हाँ दोस्तों, ये जो सारी बातें हैं आप इसको नोट करते चलिए या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा आपको कहीं भी कंटेंट नहीं मिल सकता है। पूरे यूट्यूब पे खोज लीजिए, जितना सारगर्भित हमने यहाँ पे कर दिया है आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये गारंटी है, ये मेरा आपसे वादा है, ये मैं दावा यहाँ पे पेश करता हूँ। इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी। 1992 में इस नीति में कुछ संशोधन किए गए थे, यानी 34 साल के बाद देश में एक नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। क्या है इसकी महत्वपूर्ण बातें, आइए जानते हैं। पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने इसका मसौदा तैयार किया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दी। नई शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। आइए जानते हैं नई शिक्षा नीति 2020 की कुछ मुख्य बातें। नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। यानी कि अब 5वीं तक की जो पढ़ाई बालक करेगा, यानी कि प्राइमरी तक की जो पढ़ाई करेगा, वो जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर अंग्रेजी को थोपा जाए। वो मातृभाषा में और क्षेत्रीय भाषा में अपनी पढ़ाई को कर सकता है। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी। हालांकि नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। यानी कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जो अंग्रेजीकरण है उसको बिल्कुल यहाँ पे समाप्त किया गया है, और जो बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसके ऊपर भाषा को थोपा नहीं जाएगा। जैसा वो पढ़ सकता है उसको उसी प्रकार से पढ़ाई में मदद की जाएगी। इसके अलावा साल 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, यानी कि सभी की शिक्षा जरूरी है 2030 तक। इसके माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया, यानी 100% छात्रों को पढ़ाई में सम्मिलित करना ही पड़ेगा, ऐसा 2030 तक लक्ष्य इन्होंने लिया है। अभी स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को दोबारा मुख्य धारा में लाया जाएगा। इसके लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इसका अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। स्कूल पाठ्यक्रम में 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया गया है। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं 10+2 फॉर्मेट बिल्कुल खत्म कर दिया। इसका नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जाएगा, जो क्रमशः 3 से 8 साल के जो बच्चे हैं, 8 से 11 साल के बच्चे, 11 से 14 साल के बच्चे और 14 से 18 उम्र तक के बच्चों के लिए होगा। दोस्तों, इसमें आगे मैं ये भी बता रहा हूं कि कैसे आगे चल के सारी कक्षाओं की परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी। केवल तीसरी क्लास में ही एग्जाम देना पड़ेगा, 5वीं में देना पड़ेगा, 8वीं में देना पड़ेगा। इसके अलावा कहीं कुछ भी आपको नहीं देना है। वो क्या है सारी खबरें, आप इसलिए इस वीडियो पर लगातार बने रहिए। इतने बच्चों तक के लिए ये सिस्टम होगा। इसमें अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, जिससे विश्व स्तर पर बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 10+2 हमारा फॉर्मेट था उसको कैंसिल कर दिया गया और ये नया फॉर्मेट एज के हिसाब से, यानी कि 3 से 8 साल तक का, वो क्या है उसको पूरा डिस्क्रिप्टिवली मैं आपको समझाता हूं। इसमें यह कि नई प्रणाली में प्री स्कूल के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनवाड़ी होगी। यानी कि इसके तहत छात्रों की शुरुआती स्टेज की पढ़ाई के लिए 3 साल की प्री प्राइमरी और पहली तथा दूसरी क्लास को रखा गया है। आप इसको देखो, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझिए। इसमें क्या होगा, शुरुआती स्टेज में पढ़ाई के लिए 3 साल की प्री प्राइमरी होगी और पहली और दूसरी क्लास को रखा गया। जैसे आपने वहां पे 5 लिखा हुआ देखा था, तो 5 में क्या है, 3 साल का तो प्री प्राइमरी और फिर 2 साल का क्या है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। तो ये जो प्री प्राइमरी जो यहाँ पे वर्ड आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले स्टेज में तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास को रखा गया है। इसके बाद मिडिल स्कूल यानी कि कक्षा 6 से कक्षा 8 में सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। सभी छात्र केवल तीसरी,
5वीं और 8वीं कक्षा में परीक्षा देंगे मित्रों। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी छात्र जो है केवल तीसरी में, 5वीं में और 8वीं कक्षा में परीक्षा देंगे। 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा जैसे पहली होती थी वैसे ही रहेगी, लेकिन बच्चों के समग्र विकास करने के लिए लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा। एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र विकास के लिए कार्य प्रदर्शन, आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण एक मानक निर्धारण निकाय के रूप में भी स्थापित किया जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट है कि पढ़ने लिखने और जोड़ घटाव यानी कि जो बच्चे की न्यूमेरिकल नॉलेज है उसकी बेसिक एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा। जो फंडामेंटल लिटरेसी है यानी कि बुनियादी साक्षरता है और जो संख्यात्मक ज्ञान है उसकी प्राप्ति को सही ढंग से सीखने के लिए अत्यंत जरूरी एवं पहली आवश्यकता मानते हुए NEP 2020 में, NEP मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना करने पर विशेष बल दिया गया है। इंपॉर्टेंट है। आगे बताता है कि NCERT 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा NCPFECCE के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकास करेगा। यानी कि NCERT 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल किस तरीके से होनी है, उसकी चिंता किस तरीके से होगी, इसका शैक्षणिक ढांचा अपने आप में विकसित करेगा। यानी कि जिस तरीके से जो ढर्रा चल रहा है उसको खत्म करके एक नया ढांचा विकसित किया जाएगा। स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्योत्तर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच खास अंतर नहीं किया जाएगा। यानी कि जो शैक्षणिक धारा यानी कि जो आप पढ़ाई स्कूल में बच्चे करते थे, इसके अलावा जो पाठ्येतर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो गतिविधियां होती थी और इसके अलावा जो व्यावसायिक शिक्षा थी उसको बिल्कुल एक दूसरे से जोड़ करके क्लासों में पढ़ाया जाएगा। सामाजिक और आर्थिक नजरिए से वंचित समूहों SEDG की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। जो कि समाज में पिछड़े हैं उनके जो आर्थिक नजरिए से उनको विशेष रूप से जो SC ST OBC कास्ट या फिर और किसी तरीके से पिछड़े हुए लोग हैं, BPL कार्डधारक या आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोग, उनको और उनकी शिक्षा पर किस तरीके से सुधारा जाए इस पर भी विशेष बल दिया जाएगा। फिर अगली बात कहता है कि स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, ये तो हो गया यहाँ पे। इसके बाद में कहता है कि शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक, ये शिक्षकों की भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक यानी कि NPST राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक, बहुत जल्दी आने वाले 2 साल के अंदर ही विकसित किया जाएगा, जिसके लिए NCERT SCERT शिक्षकों और सभी स्तरों एवं क्षेत्रों के विशेष संगठनों के साथ परामर्श किया जाएगा। यानी कि इंपॉर्टेंट है। अब NCERT और राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो है वो नए ढांचे को विकसित करने जा रहा है, तो ये भी इसमें शिक्षकों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। इसमें कहता है कि मानव संसाधन, अब ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आपसे पूछ सकता है आने वाले कुछ सवालों में कि बताइए कि शिक्षा मंत्रालय किसको किया गया है या मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या कर दिया गया है। इसका मतलब क्या हो गया कि रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। अगला है कि GDP का 6% शिक्षा में लाने का जो लक्ष्य है उसको भी प्राप्त किया जाएगा। अभी ये कितना है, 4.43% है। नई शिक्षा का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। 6ठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक छात्रों को 6ठी क्लास के बाद से ही इंटर्नशिप कराई जाएगी। इंपॉर्टेंट है, 6ठी क्लास के बाद ही इंटर्नशिप चालू हो जाएगी। इसके अलावा म्यूजिक और आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, उन्हें पाठ्यक्रम में लागू भी किया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा। लॉ और मेडिकल शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग यानी कि HCI का गठन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, HCI का गठन होगा यानी कि भारत उच्च शिक्षा आयोग, HECI, इसका गठन जो है किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। HECI का मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ से, HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए अभी आगे बढ़ता हूं मैं।
आगे के HCEI के 4 स्वतंत्र वर्टिकल होंगे। विनियमन के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद यानी कि NHERC, ये सारी फुल फॉर्म आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए। मानक निर्धारण के सामान्य शिक्षा परिषद GIC, वित्त पोषण के लिए उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद यानी कि HEGC, और प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद यानी NAC, इसका भी गठन किया जाएगा। उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य है। फिलहाल 2018 के आंकड़ों के अनुसार जो इसका रेशियो वो मात्र 26.3% है। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें भी जोड़ी जाएंगी, यानी कि इतनी नई सीटों को इसमें ऐड कर दिया जाएगा। ये अगला इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आप आगे नहीं पढ़ पाते हो तो आपके पास कोई उपाय नहीं होता है, लेकिन मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यानी किसी कारण से आपने, मान के चलिए उदाहरण के रूप में, आपने बीटेक में एडमिशन लिया, पहले साल में आप उसको नहीं कर पाए या फिर आपने BSc में या फिर BA में एडमिशन लिया, पहले साल में आप उसको, पहले साल करने के बाद आपका छूट जाता है, आप अगले साल में एडमिशन नहीं ले पाते हो कुछ कंडीशंस के कारण से, तो आपको पहले साल के बाद ही सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 1 साल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर आप उसको 2 साल कर लेते हो तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, और अगर आप 3 साल बाद करते हो तो आपको डिग्री मिल जाएगी। इससे उन छात्रों को बहुत फायदा होगा जिनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है। इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अभी क्या होता था कि BA आपने 1 साल किया, उसके बाद छूट गया तो BA का कोई लाभ नहीं रहा, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। अगर आपने 1 साल कर लिया तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल कर लिया तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, और अगर आप 3 साल कर लिए तो आपको डिग्री मिल जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज जो है। नई शिक्षा नीति में छात्रों को यह आजादी भी होगी कि अगर वो कोई भी कोर्स छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो पहले कोर्स से खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपने BCom में अब आप एडमिशन लेते हैं, तो आपको 1 साल करने के बाद आपको लगा कि आपको तो कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आपके पास साइंस होनी चाहिए थी, तो अभी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप 1 साल BCom करें और फिर आप BSc में चले जाएं। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या आपके सामने और कोई समस्या है, तब उसको छोड़कर दूसरे को ज्वाइन कर सकते हैं। उच्च शिक्षा में कई बदलाव किए गए। जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं, जो PhD आज के शब्दों में कहूं तो करना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो लोग आगे की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। उनके लिए जो डिग्री होगी वो 4 साल की होगी। जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल के डिग्री प्रोग्राम करेंगे, यानी जिनको नौकरी में जाना है 3 साल करके डिग्री लेंगे और अपनी नौकरी में जाएंगे। लेकिन जो PhD करना चाहते हैं, यानी कि रिसर्च करना चाहते हैं, वो 1 साल के MA के साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे PhD कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, जो रिसर्च करना चाहते हैं या फिर मान के चलिए नौकरी नहीं करना चाहते हैं, वो PhD में जाना चाहते हैं, शोध में जाना चाहते हैं, तो 1 साल के MA के साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे PhD कर सकते हैं। उन्हें MPhil की भी जरूरत नहीं होगी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इसमें सहूलियत की गई है। और अगर मैं अगले पॉइंट पे जाता हूं तो शोध करने के लिए पूरी उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति, यानी कि रिसर्च पे ज्यादा फोकस होगा, प्रैक्टिकली चीजों को ज्यादा समझा जाएगा, थ्योरेटिकली चीजों पे जोर कम होगा। यानी कि जो शोध करने वाले उनको जो अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च कल्चर जो है, तथा अनुसंधान क्षमता यानी कि रिसर्च कैपेसिटी जो है, उसको इंक्रीज करने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। NRF का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना। NRF स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा शासित होगा। अगला है कि उच्च शिक्षा संस्थानों की फीस चार्ज करने के मामले में पारदर्शिता लानी होगी। यानी कि अगर आप कहीं से बीटेक करने के लिए जाते हैं तो उसकी फीस कुछ और है, आप दूसरी जगह जाते हैं तो उसकी फीस बहुत हायर है। अगर आप पूछते हैं जी ऐसा क्यों है तो उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन अब इसमें क्या होगा, इसको ट्रांसपेरेंसी लानी होगी, सारे रूल एंड रेगुलेशन पहले क्लियर करने होंगे। और मैं अगर अगले पॉइंट पे चलता हूं तो ये भी है जो मैं आपको पहले भी इसमें बता रहा था कि जो SC, ST, OBC और अन्य विशिष्ट श्रेणियों से जुड़े हुए छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। स्कॉलरशिप जिनको मिलता है उन छात्रों को प्रगति का समर्थन प्रदान करना, उसको बढ़ावा देना, उनकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। प्राइवेट उच्च शिक्षण संस्थानों और अपने यहाँ छात्रों को बड़ी संख्या में मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्तियों की पेशकश करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी कि इन्होंने बहुत ही बढ़िया इसको किया है। और नेक्स्ट है कि जो ई पाठ्यक्रम यानी कि ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं उनको क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किया जाएगा। यानी कि आप अंग्रेजी में ही पढ़ें ऐसा जरूरी नहीं है, सारे के सारे ई पाठ्यक्रम जो है जो ऑनलाइन आप पढ़ते हैं यूट्यूब पे या फिर और किसी वर्चुअल तरीके से, उनके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जाएंगी। और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF भी बनाया जाएगा। तो NETF इंपॉर्टेंट, NETF बनाया जाएगा। अब जो है हाल ही में
महामारी जो ये पैंडेमिक सिचुएशन है कोविड की और वैश्विक महामारी में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशों को एक व्यापक सेट को कवर किया गया है, जिससे जब कभी और जहां भी पारंपरिक और व्यक्तिगत शिक्षा प्राप्त करने का साधन उपलब्ध होना संभव नहीं है, गुणवत्ता पूर्व शिक्षा के वैकल्पिक साधनों की तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों को ई शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाए, इसका भी एक जो है गठन किया जाएगा। यानी कि मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको लिखा है, यानी कि एक एक चीज आपको इसमें समझ में आ रही है। तो मैं इसको फिर मैं आगे और इसमें 2-3 चीज बताता हूं कि सभी भारतीय भाषाओं के लिए संरक्षण, विकास और उन्हें और जीवंत बनाने के लिए नई शिक्षा नीति में पाली, फारसी और प्राकृत भाषाओं के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन यानी कि IITI, यानी कि किस किस को आप इसमें देख लीजिए, नई शिक्षा में पाली भाषा, फारसी भाषा और प्राकृत भाषा, इनके लिए इसका जो है IITI का राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करना और उच्च शिक्षण संस्थानों में संस्कृत और सभी भाषा विभागों को मजबूत करने और ज्यादा से ज्यादा उच्च शिक्षण संस्थानों के कार्यक्रमों में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा यानी जो मैटरनल लैंग्वेज है, मदर टंग है, स्थानीय भाषा का उपयोग करने की सिफारिश भी की गई है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन सब पे, यानी कि मातृभाषा पे, इंडियन कल्चर पे फोकस किया जाएगा। यानी कि अगर चाइना में आप जानते हैं तो चाइनीज भाषा पढ़ते हैं, मैटरनल लैंग्वेज पढ़ते हैं, जापान में जाते हैं जापानीज पढ़ते हैं, स्पेन में जाते हैं स्पेनिश पढ़ते हैं, फ्रांस में जाते हैं फ्रेंच पढ़ते हैं, लेकिन इंडिया में आते हैं तो फिर अंग्रेजी पढ़ते हैं। ये जो पूरा जो मैकाले सिस्टम में एक तरीके से इसको कहूंगा, जो अंग्रेजों की पद्धति भारत के अंदर जो चल रही थी, जो इसको भारत के ऊपर जबरदस्ती थोपा गया था, उसको खत्म करके मातृभाषा को बढ़ावा किस प्रकार से दिया जाए, कैसे नई नई चीजों को इंप्लीमेंट करके अंग्रेजी से फोकस को हटा के अंग्रेजीकरण को हटाया जाए, इसको आगे इसमें जो है लागू किया जाएगा। अगर आप अंग्रेजी जानते हैं तो ये आपको अच्छी नौकरी मिलती है, ऐसा जो माइंडसेट है उसको बदलने का प्रयास इसमें किया गया, यानी कि इसका समग्र चिंतन जो है इसमें हुआ है। यानी कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है मेरे विचार में बहुत ही बेहतरीन है और मैं तो इसका दिल से स्वागत करता हूं। मुझे इसको मैं अपना इंडिविजुअली बताता हूं, 2-3 पॉइंट्स पे हो सकता है हम लोगों ने कोई डाउट्स इसमें हो सकते हैं या फिर ये सोच सकते हैं कि इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, तो इसमें तो सुधार जो है वो लगातार चलते रहेंगे। लेकिन अगर मैं इसको एक पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि इसको नेचुरली अगर मैं देखता हूं तो ये बिल्कुल वैसा ही है, मैं जैसा कि मैं चाहता था, यानी कि मैं एक तरीके से कह सकता हूं कि ये सपने को सच होने के जैसा है। और अब जो है इंडिया और इंडियन अपनी भाषा पे, अपनी चीजों पर जो है प्राउड फील कर सकेंगे। तो आप सब लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। इसका PDF मैं आपको जो है इस डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, आप सब लोग जुड़े रहे। नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय।